जो इसका धमाका इतनी जोर से हुआ कि पूरी बिल्डिंग हिल चुकी है। वो एक ही किस्म की है क्योंकि दोनों बसों को जो एग्जामिन किया गया है सिमिलर किस्म की ब्लास्ट लग रही है। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से धमाके ने बहुत हलचल मचा दी है और ये धमाका हुआ है उधमपुर में। और धमाका एक नहीं बल्कि दो, एक रात में और दूसरा अलग सुबह। और ये दोनों धमाके बहुत ही मिस्टीरियस कहे जा रहे हैं। खुद जो पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसी के लोग हैं उनका कहना है कि मिस्टीरियस धमाका है। यही एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि आखिर ये मिस्टीरियस धमाके का मतलब क्या है। यह अच्छी बात है कि इस धमाके में किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन 2 लोग जख्मी हुए हैं। और धमाका बस में हुआ। बस जब पार्कड थी, खड़ी थी, पहले धमाका और दूसरा धमाका, दोनों धमाकों में एक जैसी सूरत हाल है। दोनों धमाकों में ये दोनों धमाके बसों में हुए और बसें जो है वो पार्क थी। एक बस धमाके के वक्त जो है वो पेट्रोल पंप के करीब थी, यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। दूसरी बस जो है वो बस स्टैंड में खड़ी थी। लेकिन सवाल सबसे अहम, ऐसे मौके पर जबकि जो देश के गृह मंत्री हैं उनका जल्द ही जम्मू कश्मीर का दौरा होना है, ऐसे में ये कौन सी ताकत है, ये कौन से लोग हैं जो जम्मू कश्मीर की शांति जिन्हें भाती नहीं और वो शांति में भंग डालना चाहते हैं। आज इसी खास विषय पर बातचीत करेंगे। बने रहे अगले आधे घंटे हमारे साथ। जो इसका धमाका इतनी जोर से हुआ कि पूरी बिल्डिंग हिल चुकी है। वो एक ही किस्म की है क्योंकि दोनों बसों को जो एग्जामिन किया गया सिमिलर किस्म की ब्लास्ट लग रही है। तो हम बता दें कि हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं इस विषय पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा हैं जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे चीफ रिपोर्टर समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। और कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे कुलदीप कोड़ा जो फॉर्मर डीजीपी हैं। सबसे बड़ा ये जो विषय है वो सिक्योरिटी है, और सिक्योरिटी का विषय तो है, लेकिन साथ ही साथ है कि मौजूदा माहौल को, एक शांति के माहौल को किस तरह से सबोताज किया जाए, उसे रंग में भंग डाला जाए। एक डेस्परेट अटेम्प्ट लग रहा है जैसे जो पीस के खिलाफ हो। मैं पहला रिएक्शन आपसे लेना चाहूँगा लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा कि आप इस धमाके को एक ऐसे समय में किस तरह देखते हैं जब जो होम मिनिस्टर हैं उनका वहाँ दौरा होना है, हालांकि डेट पोस्टपोन हुई और एक तरफ से शांति का माहौल चल रहा था, पिक्चर सिनेमा हॉल्स खुल रहे थे, तो इनके बीच में ये धमाके आप कैसे देखते हैं इसे? विशाल, देखिए, ये जो 2 बम धमाके हुए हैं बस में उधमपुर में, एक कल रात 10:30 बजे हुआ है और एक सुबह 6 बजे आज हुआ है। ये सब जबकि आर्टिकल 370 के रिमूवल के बाद में पूरे जम्मू कश्मीर में शांति बहाल हो गई थी। जैसे कि आप कह रहे थे, कश्मीर में इस प्रकार से खुशियां मना रहे थे, वहां पर मल्टीप्लेक्स खुल गया है, वहां पर और टूरिज्म बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। जम्मू कश्मीर में एक और मैं कहूंगा इतनी रे ऑफ होप हुई है। तो इस सब में जो शांति बहाल हो रही थी, तो ये जो 2 बम ब्लास्ट हैं ये शांति को भंग करने की कोशिश है। अगर हम एनालिसिस करें तो ये दोनों बम ब्लास्ट एक मेटाडोर्स में हुए हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं, और साथ में मैं ये कहूंगा कि ये इस ऐसे टाइम पे किए गए हैं जिसमें कि कैजुअल्टी करने का शायद वो मन नहीं था या वो एम नहीं था। एम था शांति भंग करना और दहशत को फैलाना। तो ये पहला एम हो सकता है
जो मुझे मोटा मोटा लग रहा है। दूसरा चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि क्यों ये उधमपुर ही क्यों? आपने देखा होगा, ये मैं 2 नहीं कहूंगा, मैं इनको 3 कर दूंगा। पहला मार्च में हुआ था, कोर्ट के सामने हुआ था। मार्च में वहां पर एक क्या बोलते हैं, एक किल्ड था और 14 जख्मी हुए थे, वहां पर हुआ। अभी ये रिपीट 2 हुए, तो उधमपुर क्यों? मैं कहने का मतलब यह है कि उधमपुर को एक और नया हब सेंटर बनाया जा रहा है, क्योंकि उधमपुर को सस्टेन करने के लिए जो पहाड़ी हैं, जो कि मुस्लिम डोमिनेट एरिया है, वहां से इजी एक्सेस है, जम्मू में जो नहीं है। एक तो वो चीज है, और दूसरा है कि उधमपुर अभी एक ऐसा हब सेंटर बन गया हुआ है जहां से चाहे कश्मीर लद्दाख के लिए जाना हो, चाहे वो किसी घाटी में जाना हो, चाहे वो वैष्णो देवी के ज्यादातर टूरिस्ट होते हैं, तो ये एक हब सेंटर है। तो कोशिश है उस जगह में स्ट्राइक करना, उस जगह में इसको इंसर्जेंसी को बढ़ाना जहां पर वो उसको सस्टेन कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो ये है कि जो आर्क ऑफ मिलिटेंसी है, जो आर्टिकल 370 शांति के बाद में, वो अभी जो सिर्फ रह गई थी कश्मीर वैली में, यानी कि नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल में रह गई थी। तो वो उनकी कोशिश, और जबकि जम्मू के एरिया में से ये डिमांड आने लगी कि हम सेपरेट स्टेट होनी चाहिए, साथ में जो जम्मू के इलाके यानी कि चिनाब वैली, डोडा, किश्तवाड़ और भद्रवाह, जहां का भी मुस्लिम इलाके हैं, पुंछ और राजौरी, ये लोग भी हमारे एक नेशनल मेन स्ट्रीम के साथ में इंटीग्रेट हो गए थे। तो शायद ये कोशिश है, डेस्परेट अटेम्प्ट है कि जो कश्मीर की चीज है, इनको जो कश्मीर के इलाके हैं, इन इलाकों के साथ में जोड़ के, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज के साथ में जोड़ के, इनको फिर दोबारा से इनमें आग सुलगाई जा सके। और तीसरा पॉइंट यह है कि अगर हम इसको देखें कि अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं, जो आ रहे हैं यहां पर, वो इस जम्मू कश्मीर स्टेट की खुशहाली के लिए कुछ लेके आ रहे हैं, लोगों को और कुछ तोहफे देने चाहते हैं। तो शायद उसको ये दखल देने के लिए, उसको रोकने के लिए, क्योंकि मैं ये कहूंगा, आपने देखा होगा आज सुबह पुंछ में भी एक लेडी 4 किलोग्राम आईडी बाजार में से पकड़ी गई हुई है। तो ये सब तो राजौरी के बिल्कुल नजदीक पड़ता है। और यहां से भी, उधमपुर से भी आप वाया रायसी वहां जा सकते हैं। तो शायद ये तीसरा कारण है कि ये चीज हो रही है। और लास्ट में और विस्तार से थोड़ा बात करना चाहूंगा। हमारे साथ कुलदीप खोड़ा जी जुड़ेंगे, बल्कि जुड़ चुके। कुलदीप खोड़ा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? हाँ जी, आ रही है जी। कुलदीप खोड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर डीजीपी है। मैं आपसे इस पर फर्स्ट रिएक्शन लेना चाहता हूं। जिस तरह का ये जो इस पे मॉडस ऑपरेंडी है और जो इसका एक एम एंड ऑब्जेक्टिव हो सकता है, क्या रहा होगा इन ट्विन ब्लास्ट के पीछे? और उधमपुर में एक बार फिर से एक ऐसे समय जब होम मिनिस्टर का दौरा होने वाला है। अभी हमने लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी से बात की, अब आपसे मेरा यही सवाल है। देखिए, पूरे मिलिटेंसी के दौरान पिछले 32 साल में ये देखा गया है, जब भी कोई इम्पोर्टेंट विजिट होती है या वीआईपी ने आना होता, खासतौर पे जो इंटरनल सिक्योरिटी के रिलेटेड है, या कोई फॉरेन बहुत बड़ा डिग्नेटरी आ रहा हो, तब ये मिलिटेंसी की न्यूज़ पैदा करने की कोशिश करते हैं, ताकि कश्मीर का इशू इंटरनेशनल फोकस में आ जाए और ये न्यूज़ बन जाए। तो ये उसी का हिस्सा है, लेकिन इनकी ताकत अब बहुत कम हो चुकी है। जो ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस ने किए हैं, उसमें काफ़ी सक्सेसेस मिल रही हैं। लेकिन इसके साथ एक बात मैं जो ज़रूरी कहना चाहता हूं, वो ये है कि रेडिकलिज्म जैसे डील किया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, पीएफआई को रेड्स भी किए, अरेस्ट्स भी हुए, रिकवरीज भी हुई, बैन भी हुआ जी। उस टाइप की मुहिम यहाँ कश्मीर में भी चलाने की ज़रूरत है, जिससे रेडिकलाइजेशन जो इसकी जड़ है, जिसकी वजह से लोकल यूथ मिलिटेंसी की तरफ बहक जाते हैं और ज्वाइन कर जाते हैं, उसको एड्रेस करना ज़रूरी है एक बड़े पैमाने पे। और जब तक इंटरनल फोर्सेस पाकिस्तान के जो कश्मीर में है अभी, जब तक वो ड्राई अप नहीं होंगे, जब तक वो न्यूट्रलाइज नहीं होंगे, तब तक पाकिस्तान ज़रूर कोशिश करेगा, और कोशिश जैसे कर रहा है, ताकि यहाँ पर मिलिटेंसी जो है वो रहे, अलाइव रहे और इंसिडेंट्स होते रहे। जी।
समीर भट्ट हमारे चीफ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। समीर, आप हमें बताएं इस वक्त आप कहां पर हैं और कल रात में जो धमाका पहला हुआ फिर आज सुबह एक धमाका हो गया, इन धमाकों के बाद किस तरह के हालात आप देख रहे हैं, लोगों में किस तरह की बातें हो रही हैं? खबर यह भी है कि एनआईए ने केस को अपने भी ले लिया है, वो अपने तौर पर जांच कर रही है। क्या कुछ अपडेट्स हैं समीर? देखिए विशाल, मैं इस वक्त उधमपुर में हूँ, जो पुराना बस स्टैंड है, जहाँ आज सुबह हुआ था 5:30 से 6 बजे के करीब जो ब्लास्ट हुआ था, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पे भी दुमेल की तरह, दुमेल में कल शाम को जो ब्लास्ट हुआ वहाँ 2 लोग जख्मी हो गए। तो यहाँ आज सुबह तकरीबन 5:30 से 6 बजे के करीब हुआ था। इसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी व्हीकल्स जो थी, बसेस थी जो वहाँ पार्किंग में लगी थी इस बस स्टैंड में, उनको काफी नुकसान पहुंचा। और जहां जिसमें जो मेन बस थी उसको तो पूरा ही नुकसान पहुंचा है। तो आपने जो पूछा कि लोगों में क्या है, लोगों में दहशत है। देखिए, मैंने बहुत लोगों से यहाँ पे बात की, हम दिन भर आज यहाँ उधमपुर में लोगों से बात करते रहे। हर कोई ये कह रहा है कि ये एक तशवीशनाक बात है कि यहाँ पे उधमपुर में खासकर अब निशाना बनाया जा रहा है। उधमपुर जो कि मिलिटेंसी जब पीक पे थी, आपको याद होगा पुंछ राजौरी में, जम्मू डिवीजन में पुंछ राजौरी डोडा, उनके रियासी के बेल्ट्स में भी मिलिटेंसी बहुत रही, लेकिन उधमपुर में बहुत ज़्यादा, खासकर सिटी में बहुत कम मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स हुए हैं। लेकिन यहाँ जो 6 महीने पहले 3 मार्च को एक सलातिया चौक में ब्लास्ट, वो भी सिटी की बॉम्ब से हुआ, और आज 2 हुए हैं 8 घंटे के अंदर अंदर। तो तशवीश की लहर विशाल हर किसी में है, और लोग तो शुक्र मना रहे हैं कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। देखिए, नवरात्रा के फेस्टिवल चल रहे हैं और भारी संख्या में लोग यहाँ पे कटरा आ रहे हैं। इस वक्त जो एक रिलीजियस सेंटिमेंट है वो उपवान पे है, क्योंकि नवरात्रा के दिनों में हमेशा ही रहता है, लोग पूजा पाठ करते रहते हैं। लेकिन अगर ये होता कि कोई यहाँ पे कैजुअलिटी होती इन ब्लास्टर्स में, हो सकता है कि क्रिमिनल टेंशन बढ़ जाता है। वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है लोगों में। बहुत ज्यादा लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सरकार को देखना पड़ेगा कि इस तरह के जो ब्लास्टर्स हो रहे हैं, कि जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं खासकर उधमपुर में, और उधमपुर की बात नहीं है, जहां जहां पे देखिए प्रॉक्सी वार है। कश्मीर में ऑल आउट 1, ऑल आउट 2, ऑल आउट 3 चलाया गया, बहुत सारे कमांडर्स मारे गए, लेकिन मिलिटेंट्स भी अपना वो कर रहे हैं। जो टेररिस्ट हैं वो भी अपना स्ट्राइक करते हैं, उन्होंने भी टारगेट किलिंग के जरिए दहशत फैलाई वहां पे। इसी तरह जम्मू में भी वो कोशिश कर रहे हैं, जहां जहां पीसफुल एरियाज थे, जिसमें उधमपुर भी है, यहाँ पे वो स्ट्राइक करना चाहते हैं और एक दिखाना चाहते हैं सरकार को या हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट को कि हम भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, हम खत्म नहीं हुए हैं। जो आप ये कह रहे हैं कि हम खत्म नहीं हुए हैं, तो इसीलिए स्ट्राइक करते रहे। खुड़ा साहब ने अच्छा कहा, कि सही कहा कि जो अमित शाह की रैली आने वाली है, जब भी कोई डिग्निटरी, हमने पास्ट में भी देखा, जब भी कोई वीआईपी आता है यहाँ नेशनल से या फॉरेन से, तो ये स्ट्राइक्स होती हैं। मिलिटेंट्स अपना प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, और हमने बहुत बार ये चीजें देखी है। लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक जो है एक कंसर्न भी है, और कहीं ना कहीं चूक भी है, उसको सुधारना पड़ेगा। जहां पे जिस तरह से ये आपने एक तो बताया कि सिक्योरिटी कंसर्न है और शायद कहीं हो सकता है कि चूक भी है। मैं इसी सवाल को लेकर एक बार फिर से लेफ्टिनेंट जनरल राकेश शर्मा जी के पास जाना चाहूंगा, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। राकेश जी, इसको लेकर ये है कि क्या कहीं से हम इसे मान सकते हैं कि इसमें एक नेग्लिजेंसी शायद रही हो? और दूसरी बात ये कि जो स्टिकी बॉम्ब ये ज्यादा आजकल चर्चा में है, और इसको लेकर भी बातें हो रही है कि क्या इस बार भी स्टिकी बॉम्ब्स ही यूज किए गए थे? तो आखिर ये क्या है, स्टिकी बॉम्ब क्या है, और ये कैसे कई बार सिक्योरिटी चेक से जो है वो गुजर जाता है? क्या है इसके पीछे की हकीकत? देखिए, जो ये स्टिकी बॉम्ब आपने कहा है, जो पिछली बार भी इस्तेमाल हुआ था, ये स्टिकी बॉम्ब एक मैग्नेटिक बॉम्ब होता है, जो कि विद इन ऑफ आई वुड से सेकेंड्स आप किसी भी जगह में प्लांट कर सकते हो। तो जो प्लांट करने वाला है वो जल्दी डिटेक्ट नहीं होता। दूसरी इसकी खासियत ये है कि ये स्टिकी बॉम्ब में एक्सप्लोजिव कम होता है, लेकिन इसका जो एक्सप्लोजन है वो ज्यादा पावरफुल होता है। और तीसरा बात ये है कि इसका डिटेक्शन करना बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कहना कि सिक्योरिटी एजेंसियों में ये कोई लैब्स है या कुछ है, यस, सिक्योरिटी एजेंसीज अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, आर्म फोर्सेस लगी हुई है, J&K पुलिस लगी हुई है, सब लगे हैं।
कई ना कई बार छोटी मोटी ये चीजें जो होती हैं निकल जाती हैं। यस, हमको उनको भी फूल प्रूफ करना है। साथ में मैं दूसरी चीज तो ये कहूंगा कि ये जो स्टिकी बॉम्ब का जो चलन है ये अभी यहां पर शुरू हो गया है, क्योंकि आसान है प्लांट करना, आसान है गेट अवे करना। तो दूसरा पॉइंट जो मैं आपको इसी के साथ में बताना चाहता हूं कि जो मिलिटेंट्स हैं उनकी जो टैक्टिस है वो एक बदली हुई है। आपने देखा होगा कश्मीर वैली के बीच में वो एक टारगेटेड किलिंग वाली हो गई है। उनके पास में वहां पर बड़े बड़े वेपन्स को छोड़ के शूट एंड स्कूट यानी कि पिस्टल के ताकि हाइड कर सके, वो वाली टैक्टिस शुरू हो गई है। और जम्मू रीजन के बीच में जब उन्होंने इसको फैलाना शुरू किया है तो यहां पर एक आईईडी एक्सप्लोजन के साथ में आपने देखा होगा डायरेक्ट फायरिंग वाला कोई ऐसा इंसिडेंट अभी ज्यादातर आ नहीं रहा है। ये दहशत फैलाने के लिए, पीस करने को खत्म करने के लिए और डराने के लिए, आर्क ऑफ इंसर्जेंसी को बढ़ाने के लिए, और ये जो है मैं कहता हूं कि वो उसको करने का जो यहां पर है वो है। और तीसरी इसी के साथ कनेक्टेड पॉइंट अगर आपको बता दूं, ये एक अभी नए हाइब्रिड टेररिस्ट ने जन्म लिया है। जो हाइब्रिड मैं कहूंगा उसके तीन चीजें हैं। पहला चीज है या तो वो पैसे से काम करता है यानी कि मर्सनरी है, तो वो ही इज अ पार्ट ऑफ दैट हाइब्रिड टेररिस्ट कैटेगरी। दूसरा है या तो वो एक ऐसे रेडिकलाइज्ड है जो कि जिहाद के नाम पे करता है, और तीसरी कैटेगरी है जो दोनों का मिश्रण करके यानी कि वो रेडिकलाइज भी है और पैसा भी लेना चाहता है। ये तीन कैटेगरी एक कैटेगरी जैसा आप बता रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपके पास आना चाहता हूं और सवाल एक ये है कि इन धमाकों की जो नौयत है, जो इसका रूप दिख रहा है, मतलब धमाके हुए बस में हुए, बस खाली थी और दोनों बसों में हुआ। अच्छी बात है कि ये शुक्र है कि बस खाली थी और इस तरह से कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, लेकिन क्या इसके पीछे की एक सोच है? जैसा अभी कुछ देर पहले राकेश शर्मा जी ने कहा कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दहशत फैला रहा था, शांति भंग करना था। इसके पीछे क्या एम हो सकता है? और दूसरा है कि क्या ये जो टेक्निकलिटीज है स्टिकी बॉम्ब के बारे में कि आसान है, मैग्नेटिक होता है, क्या इसको टाइम फ्रेम के अंदर बाउंड भी किया जा सकता है? ये मैग्नेटिक बॉम्ब या स्टिकी बॉम्ब जो है वो तो जैसे जाहिर है कि ये चलता आदमी गाड़ी के नीचे लगा दिया और चल पड़ा जी, तो इसलिए इसमें ज़्यादा उसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो ये प्लांट करने वाला है। दूसरा, जो इसमें ट्रेनिंग भी कोई ख़ास नहीं चाहिए, और तीसरा ये खाली बस में लगाया गया इसलिए ताकि वहाँ पे ये डिटेक्ट ना हो, एस्केप करने के लिए उसको जगह भी मिले ताकि लोगों की भीड़ में ये ना प्लांट कर ले, नहीं तो पकड़ा जाएगा। तो जाहिर है कि ये जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो किसी ओवरग्राउंड वर्कर या लोकल मिलिटेंट की है जो इसमें जिसको इस्तेमाल किया गया है। और जहाँ तक ये स्टिकी बॉम्ब या वेपन्स भी आ रहे हैं, मोस्टली ड्रोन से आ रहे हैं आजकल, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे और इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी काफ़ी सख्ती है। ड्रग्स भी आ रहे हैं ड्रोन के ज़रिए। तो इसलिए इस नए चैलेंज को डील करना, इसको न्यूट्रलाइज करना, इसको टैकल करना भी बहुत अहम है। और साथ में ये भी मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हाईवे पे प्लांट किया गया है कि दोनों जो जगह हैं, एक दोमेल भी नेशनल हाईवे पे है और जो दूसरी जगह है उधमपुर में जहाँ पे ब्लास्ट हुआ वो भी नेशनल हाईवे के साथ ही जुड़ी हुई है। तो ये कोई ऐसा टेररिस्ट है जो वैली बेस्ड है और वैली से आया है या ड्रोन के जरिए सामान आया है और उसको लेके इसने चलते चलते ये भी कर दिया। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है कश्मीर में जो अभी भी चल रहे हैं, जो फाइनेंशियल चैनल्स हैं जिनके ज़रिए उनको पैसा आ रहा है, उसको चोक करने की ज़रूरत है। और एक मुहिम चलानी है जिसमें लार्ज स्केल पे इनको पिकअप किया जाए, इनको अरेस्ट किया जाए ताकि ये बिदत हमेशा के लिए ख़त्म हो। और पाकिस्तान जहाँ तक ताल्लुक है, जैसे मैंने कहा, वो तो चालू रखना चाहेगा, लेकिन अगर उसके लोकल सोर्सेज ड्राई अप हो जाए, जो स्लीपर सेल्स न्यूट्रलाइज हो जाए, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल है कश्मीर में टेररिज्म को चालू रखना। थोड़ा सा मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि आप फॉर्मर डीजीपी हैं, आपको क्या लगता है कितना समय चाहिए जो आप कह रहे हैं उस
टारगेट को पूरा करने में कि जो लोकल चैनल्स हैं पैसे का लेन देन का वो बंद हो जाए, ड्राई अप हो जाए सारा कुछ, स्लीपर सेल्स, यानी कि सरहद पार से अगर ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, तो उसको मुकम्मल तौर पर रुकाए? कितना समय लग सकता है इसमें और क्या करना होगा उसके लिए? देखिए जहाँ तक लोकल जो इन्वॉल्वमेंट है ओवरग्राउंड वर्कर्स जो है वो काफ़ी सारे आइडेंटिफाइड हैं। जो ट्रांसफ़र एजेंसीज है जैसे वेस्टर्न यूनियन है वो भी आइडेंटिफाइड हैं, और इस तरह के जो बाकी रिलीज मिलिटेंट हैं उनका भी पूरा बायोडाटा हर पुलिस स्टेशन में है और हर जगह जहाँ जहाँ इनको रिकॉर्ड होना चाहिए वहाँ पे है। और जो हाइब्रिड टेररिस्ट नए से आए हैं जिनको यूज़ किया जाता है पैसे के लिए या रेडिकलाइजेशन की वजह से जी, वो एक नई चीज़ है जिसमें एकदम आइडेंटिफाई नहीं होते हैं कि कौन इन्वॉल्व है। लेकिन आपने पूरे पिछले 2-3 साल में ये देखा होगा कि आमतौर पे अब टेररिस्ट जो है सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढ रहे हैं। जो बस का एक्सप्लोजन था इसमें भी बड़ी नहीं, उन्हें तो चाहता कि अगर बरी हुई बस हो जिसमें कैजुअलिटीज़ भी हो, डेथ्स भी हो, वो चाहता, लेकिन जाहिर है उसने वो नहीं किया क्योंकि उसको पकड़ने का डर था। इनकी जो रेडिकलेशन को छोड़ के, लेकिन इनकी जो ब्रेवरी है मिलिटेंसी के बारे में वो बहुत कम है क्योंकि इनको काफ़ी प्रेशर है। इसी तरह कश्मीर में भी माइनॉरिटी कम्युनिटी को या बाकी जो बाहर के लेबर है वहाँ पे उनको टारगेट किया जाता है। और बड़े पैमाने पे ये कर नहीं पा रहे कुछ, लेकिन इनको भी न्यूट्रलाइज करना अब बहुत आसान है। मैं एक चीज़ कहूँगा कि गवर्नमेंट में विल है अब, पहले उतनी विल नहीं थी। आपके नॉलेज के लिए ये कहना चाहता हूँ कि 2010 में जब ये खुले तौर पे पैसा आता था इनके पास, और उससे पहले भी आता था, लेकिन 2010 में एक पहल की गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें सेंट्रल एजेंसी भी थे, आईबी थे, रेवेन्यू इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इंटेलिजेंस जो टीम थी उनकी एक टीम बनाई गई थी, लेकिन ताकि उसको फाइनेंशियल चैनल को चोक किया जाए, लेकिन उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई। लेकिन अब एक चीज़ जो लोगों को आश्वासन दे सकता है कि गवर्नमेंट इसमें सीरियसली ले रही है, और जैसे पीएफआई को डील किया गया और जो कर रहे हैं वैसे कश्मीर में भी डील करने की जरूरत है, ताकि जो टेररिज्म की बिद्दत है चल रही है ये एक, तो गवर्नमेंट इन चीजों को सीरियसली ले रही है। मैं एक बार फाइनल कमेंट के लिए राकेश शर्मा जी आपके पास भी आना चाहूंगा कि क्या किया जाए, क्या बाकी रह गया अब तक करने के लिए, चूंकि काफी लंबा समय है और जब भी कभी इस तरह के इंसिडेंट्स आते हैं फिर से हम लोग सब बातचीत भी करते हैं, क्या किया जा सकता है थोड़ा संक्षेप में? जी देखिए विशाल, जो ये शांति जम्मू कश्मीर में तब बहाल होगी जब कश्मीरी चाहेंगे। इसके दो पहलू हैं। कभी भी इंसर्जेंसी में एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है, एक इंटरनल फैक्टर होता है। एक्सटर्नल फैक्टर में पाकिस्तान है, उसके साथ में तो हम डील कर रहे हैं, इन्फिल्ट्रेशन वगैरह बंद कर दिए हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। जो इंटरनल फैक्टर है, कोटेलिया ने भी कहा था कि वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो इंटरनल फैक्टर में हमको जो ये रेडिकलाइजेशन चल रहा है, और वो जो कि पहले जमात से था, हुर्रियत से था, और भी बड़ी एजेंसीज हैं, इमाम हैं, जो भी कर रहे हैं। तो आप पूछ रहे हो इसको क्या करना चाहिए? मैं तो कहता हूं, मैंने आज से 2 साल पहले भी कहा था, सबसे पहले क्रैकडाउन होना चाहिए हमारा मदरसा के ऊपर में। जितने मदरसे हैं सभी के ऊपर में हमको उनको कंट्रोल करना चाहिए। कॉमन सिलेबस उनको नॉर्मल स्कूल में कन्वर्ट, हम नहीं बोल रहे कि होने चाहिए, उनको नॉर्मल सिलेबस के बीच में करना चाहिए, उनके ऊपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो जितने भी डाउन से क्या मुराद है आपका, मतलब वहां के सिलेबस जो है वो मॉनिटर्ड हो, वहां की जो दिन भर का जो रूटीन है वो मॉनिटर्ड हो, ऐसा अभी तक शायद नहीं हुआ, और अगर ऐसा होगा तो फिर आने वाले दिनों में ऐसी एक्टिविटीज कम हो जाएंगी। जेएंडके में, हाँ, जेएंडके में हुआ नहीं, ये जेएंडके में हुआ नहीं। और साथ में पैसा, ये जो मर्सनरी, मैंने आपको दूसरा हाइब्रिड वाले जो मर्सनरी आ रहे हैं वो पैसा बहुत रोक दिया हुआ है, यानी कि एनआईए ने करके हमने सारा रोक दिया, हवाला शवाला, लेकिन अभी भी पैसा आ रहा है। आपने देखा होगा पीआईएफआई को बैन है, तो मैं कहता हूं जैसे पीआईएफआई को बैन किया ऐसी स्ट्रॉन्ग एक्शन हमको और लेनी चाहिए, चाहे जो मर्जी कुछ होता रहे, क्योंकि ये लास्ट बिट है, सफाया हो चुका हुआ है, उनको और बढ़ने नहीं देना है। समीर, अब आपके पास आता हूं, समय तो कम है, लेकिन अगर कोई जरूरी जानकारी रह गई हो आप देना चाहते हो, समीर, समय कम है जी।
देखिए विशाल, अब जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एनआईए ने केस को अपने हाथ में ले लिया है। बहुत सारे एफआईआर जो हैं पुलिस की तरफ से भी आर्म्स एक्ट और बाकी चीज़ों में वो भी दर्ज कर दिए गए हैं और सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। यहाँ जो एरिया है जहाँ जहाँ ये ब्लास्ट हुए बहुत ज्यादा 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, सस्पेक्ट्स हैं, उनको क्वेश्चनिंग की जा रही है और इसके साथ साथ जितने भी वाइटल इंस्टॉलेशन है पूरे जेएंडके में उनमें भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। खासकर कटरा एरिया है और जहां राजौरी में जहां रैली होनी है अमित शाह की वहां पे, और जिस तरह बारामूला में कश्मीर में वहां पे भी, और जगह जगह पे सिक्योरिटी और नाकों का जो है सिक्योरिटी अपैरेटस को बढ़ा दिया गया है और ये जाहिर है ये एक बहुत बड़ा कंसर्न हुआ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया समीर और कुलदीप खुड़ा जी, जनरल राकेश शर्मा जी, आप तमाम लोगों का इस बहुत ही संवेदनशील इशू पे बातचीत करने के लिए। तो आज प्राइम डिबेट इंडिया में फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत।